बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सालार गज़नी पार्ट 6। अल्तून ताश के अल्फाज सुनकर अली बिन रबी खुश हो गया था। थोड़ी देर तक वो बड़े राजदाराना अंदाज में अब्दुल रज़ाक से गुफ्तगू करता रहा। उसके बाद अल्तून ताश के साथ लश्कर की तकसीम को आखिरी शक्ल दे दी कि वस्ती हिस्से में अल्तून ताश खुद रहा, दायां हिस्सा अली बिन रबी के पास, बाएं हिस्से का सरबराह अब्दुल रज़ाक था, जबकि बाकी दोनों सालार सुलेमान बिन यूसुफ अली खिशावंद दोनों लश्कर के वस्ती हिस्से में अल्तून ताश के साथ मुकर्रर किए गए थे। उसके बाद सारे सालार अपने अपने लश्कर के हिस्से के सामने चले गए थे। अली बिन रबी जानता था कि थोड़ी देर तक वह मंगोल जो उसके साथ इनफरादी मुकाबला करने के लिए तैयार किया गया है उसे इनफरादी मुकाबले की दावत देगा। लिहाजा अपने हिस्से के लश्कर के सामने जाकर उसने पहले आसमान की तरफ देखा, फिर वो किबला रुख हुआ, अपने सर को सजदे के अंदाज में ज़ीन के ऊपर झुकाया, फिर वो बड़ी कर्ब खेजी, रिक्कत और आजिज़ी में दुआ मांगने लगा था। ऐ अल्लाह, सहरा सहरा फैलती बादे सरसर, सागर सागर बिफरती मौजों, तगय्युर की रसदगाहों के अंदर दहकती सुलगती आग में तू ही बेमंजिल मुसाफिरों को उनकी भूली भटकी मंजिलों तक पहुंचाता है। ऐ अल्लाह, मेरी मदद फरमा। ऐ अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं कज़ा का एक बगोला बनकर उतरूं और इस मैदान से फौजमंद और कामयाब होकर निकलूं। खमीद बोर नाम का वो मंगोल जिसे अली बिन रबी के साथ इनफरादी मुकाबले के लिए चुना गया था, वो अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ मैदान में उतरा था और अली बिन रबी का नाम लेकर उसने इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा था। उस मौके पर अली बिन रबी के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। किबला रू पहले ही था, काबा की तरफ झुककर फिर सजदा किया, आसमान की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में कहने लगा, ऐ काबा के रब, मेरी मदद फरमाना। उसके साथ ही उसकी आंखें गुस्से और बरहमी में सुर्ख हो गई थी, पेशानी पर बल पड़ गए थे, चेहरे पर सुर्खी आ गई थी। साथ ही उसने अपने घोड़े को एक सख्त महमीज लगाई, जिसके जवाब में घोड़ा हिनहिनाया और फिर वो मैदान के वस्ती हिस्से की तरफ सरपट दौड़ पड़ा था। खमीद बोर नाम के मंगोल के पास जाकर अली बिन रबी ने एक झटके के साथ अपने घोड़े की बागें खींची। जवाब में उसका तावाना और सरकश घोड़ा अपनी दोनों पिछली टांगों पर बुरी तरह हिनहिनाया, तेजी से कनौतियां बदलने लगा था, जैसे वो भी मुकाबले के लिए अपने आप को बिल्कुल तैयार और मुस्तैद कर चुका हो। उस मौके पर खमीद बोर ने अली बिन रबी को मुखातिब किया और कहने लगा, क्या तुम ही अली बिन रबी और अरब के बद्दू हो? अली बिन रबी मुस्कुराया और कहने लगा, खमीर बोर, तुमने सही सुना है, मैं ही अली बिन रबी हूँ। उसके साथ ही खमीद बोर ने अपने सर से खुद उतारा और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अपने चेहरे से अपना खुद उतारो ताकि मैं जानूं तू क्या नौजवान है। कद काठ में तो खूब है, नौजवान भी कड़ियल लगते हो। जब खमीद बोर ने अपना खुद उतारा तब अली बिन रबी ने भी लम्हा भर के लिए अपना खुद उतार कर फिर अपने सर पर जमा लिया था। उस मौके पर खमीद बोर के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, फिर वो अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, तुम तो अभी 9 उम्र हो। मैंने समझा था कि मेरे साथ इनफरादी मुकाबले के लिए कोई जहां दीदा होगा और बड़ी उम्र का सालार आएगा जो मुकाबले को तूल देगा और मेरी कामयाबी को मुश्किल तरीन बनाकर रखेगा। तू तो बिल्कुल 9 उम्र है, तू तो इस काबिल है मोहब्बत के अनलिखे हरूफ तलाश करे। तेरी अभी उम्र है, जाके जिंदगी जी ले, जीवन के अंधे नगर में गुम हो जा। तुम जवान हो, खूबसूरत हो, कदो काठ में भी खूब हो, तुम्हारे तो आज़ाओ जवारे भी कड़ियल लगते हैं, और ऐसे जवान हो कि संदली चमकीले सफ़ेद रेशम जैसी लड़कियां अपने हुस्न अपने जिस्म का जमाल अनसुने गीतों की नगमगी की तरह तुम पर निछावर करें। जाओ, मेरे साथ मुकाबला करने के लिए किसी और को भेजो। तू इस काबिल नहीं, मेरा वार तुम पर पड़ेगा तो तुझे तेरे घोड़े की पीठ तक काट कर रख देगा। अली बिन रबी ने खमीद बोर को जवाब दिया, खमीद बोर, लफाजी को तूल ना दे, वक्त ज़ाया ना कर, आओ मुझसे टकराओ। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा पहला वार ही बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, ज़रा मुझ पर हमलावर होने की इब्तदा करो, फिर देखना मैं कैसे मौत व हयात का राजदान बनकर आगो खून का पैगाम देता हूँ। अली बिन रबी के उन अल्फाज ने खमीद बोर को बरहम कर दिया था, लिहाजा उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई, तलवार बुलंद की, फिर वो अली बिन रबी पर हमलावर हो गया था। अली बिन रबी कुछ देर तक उसके हमलों को रोकता रहा, फिर अचानक उसने 3 बार अपनी गूंजती आवाज़ में तकबीरें बुलंद की। उन तकबीरों के बाद वो बिफर गया था। फिर उसने अपने घोड़े को एक सख्त एड़ लगाई, साथ ही उसने जोरदार आवाज में हैया कहा। उसके बाद वो खमीद बोर पर कानों में मौत का पिघला सीसा डालकर सांसों की डोरियां काट देने वाले दर्दो दुख के धारों की तरह हमलावर हो गया था। दोनों कुछ देर इस तरह टकराते रहे।
खमीद बोर जो बड़े ऊंचे जज्बे, गहरा तकब्बुर और तमर्रुद लेकर आया था, अब लम्हा ब लम्हा परेशानी का शिकार हो रहा था, इसलिए कि उसकी उम्मीदों के खिलाफ मुकाबला तूल पकड़ रहा था। वो तो ये सोचकर आया था कि चंद लम्हों के अंदर वो अपने मद्दे मुकाबिल का काम तमाम करके वापस लश्कर में चला जाएगा, लेकिन यहाँ मामला उलट था। अली बिन रबी ने उसे बुरी तरह अपने साथ उलझा लिया था और फिर वो न सिर्फ बड़ी आसानी से खमीद बोर के हमलों को रोक रहा था, बल्कि किसी हद तक हल्की हल्की जवाबी कार्रवाई कर रहा था। कुछ देर बाद अचानक अली बिन रबी ने खमीद बोर को मुखातिब किया और कहने लगा, खमीद बोर, बहुत हो चुका। मैं समझता था तू एक लाजवाब और नाकाबिल तस्खीर तेगजन होगा, लेकिन तूने मुझे मायूस किया है। देख, अब तक तेरे मुकाबले में मैंने अपने आप को ज्यादातर दिफा तक ही महदूद रखा, जारहियत का हल्का सा अक्स तुझे दिखाता रहा, लेकिन अब मैं तुझे अपना असल रंग दिखाने लगा हूँ। खमीद बोर, जरा संभल के मेरे हमलों को रोकना। याद रखना, ऐसा नहीं करोगे तो मेरी तलवार तेरे जिस्म का खून चाट कर निकल जाएगी। खमीद बोर पहले ही अपने जिस्म में थकावट महसूस कर रहा था। उसने अली बिन रबी के उन अल्फाज का कोई जवाब न दिया, ताहम उसका चेहरा बता रहा था कि वो किसी कदर परेशान हो गया है। कुछ कहना चाहता था कि एकदम होलनाक अंदाज में अली बिन रबी ने उस पर हमलावर होना शुरू कर दिया था, और अली बिन रबी के हमले ऐसे शदीद, तेज और जानलेवा थे कि खमीद बोर बौखला उठा था। ये कैफियत ज्यादा देर तक जारी ना रही। एक मौके पर अली बिन रबी ने अपनी तलवार खमीद बोर के शाने पर गिराना चाही। खमीद बोर ने फौरन उस तरफ का दिफा किया, साथ ही अली बिन रबी ने अपनी ढाल उसके उस हाथ में दे मारी थी जिसमें उसने तलवार पकड़ रखी थी। उससे लम्हा भर के लिए खमीद बोर परेशानी और घबराहट का शिकार हुआ, और उसके साथ ही अली बिन रबी की तलवार गिरी और खमीद बोर का खात्मा करके निकल गई थी। खमीद बोर का खात्मा करने के बाद अली बिन रबी अपने लश्कर की तरफ चला गया था। दूसरी तरफ अली तकीन के लश्कर में खमीद बोर के मारे जाने पर एक तरह की बददिली हो गई थी। उस मौके पर हमलावर होने के लिए अली तकीन अपने सालारों के साथ सलाह मशवरा कर रहा था कि अचानक अपने सालारों से मशवरा करने के बाद अल्तून ताश ने हमलावर होने में पहल कर ली थी। चुनाचे अल्तून ताश ने पहले अपने हिस्से के लश्कर को आगे बढ़ाया, फिर वो अली तकीन के लश्कर पर हमलावर हुआ था। अल्तून ताश के साथ ही साथ दाएं जानिब से अली बिन रबी भी तकबीरें बुलंद करता हुआ अली तकीन के लश्कर पर हमलावर हो गया था। अली बिन रबी के साथ ही साथ अब्दुल रज़ाक भी अपने हिस्से के लश्कर को हरकत में लाया। वो भी अली तकीन के लश्कर पर खून के खोलते भंवर की तरह हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए अली तकीन भी अल्तून ताश और अली बिन रबी के लश्कर पर होलनाक अजाब लम्हों की तरह हमलावर हुआ था। इस तरह समरकंद के नवाह में दोनों लश्करियों के टकराने से इंतकाम के जोश मारते लम्हात एहसास के हर जज्बे को मगलूब करने लगे थे। मैदान जंग के अंदर इधर उधर भागती हुई कज़ा के अंदर बड़े बड़े सूरमा भूल गए थे कि सज़ा क्या है, जज़ा क्या है, खुदा क्या है, ना खुदा क्या है, रोशनी क्या है, जोहर क्या है। बस चारों तरफ मौत की हवस का एक समंदर था जो खोल उठा था। काफ़ी देर तक दोनों लश्कर एक तरह से होलनाक अंदाज में टकराते रहे। फिर आहिस्ता आहिस्ता पहले से तयशुदा मनसूबाबंदी के तहत अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने अपने अपने हिस्से के लश्कर के साथ अली तकीन के लश्कर के पहलुओं की तरफ फैलना शुरू कर दिया था, जबकि सामने की तरफ से अल्तून ताश ने अपने दो साथी सालारों सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के साथ अपने हमलों में तेजी पैदा कर दी थी। उस नई सूरत हाल को अली तकीन और उसके लश्करी ज्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सके। शिकस्त उठाकर भागे। उस भाग दौड़ में अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने अली तकीन के लश्कर के अगले हिस्से को पिछले हिस्से से काट दिया था। अपनी उस मंसूबाबंदी के तहत अली बिन रबी ने अली तकीन के सिपा सालार अबुल हसन और उसके दो बेटों फेरोज अल्तमश और मंसूर को गिरफ्तार कर लिया था। अली बिन रबी के कहने पर जिस जगह उन तीनों को गिरफ्तार किया गया था, वहीं छोटे सालारों ने उन तीनों को अली बिन रबी के सामने पेश कर दिया। उस वक्त अब्दुल रज़ाक उसके साथ बैठा हुआ था। अली बिन रबी ने पहले उन तीनों का जायजा लिया, फिर अली तकीन के सिपे सालार अबुल हसन की तरफ देखते हुए कहने लगा, अबुल हसन, तुम्हारे दाएं तरफ फेरोज अल्तमश और बाएं जानिब मंसूर है। ये दोनों अली तकीन के बेटे हैं। क्या तुमने मुझे और मेरे साथ बैठे अब्दुल रज़ाक को पहचाना? तीनों मुंह से कुछ ना बोले। बड़ी अफसुर्दगी में उन्होंने अपनी गर्दनों को हिला दिया था। यहाँ तक कि पहले की निस्बत ज्यादा खोलते लहजे में अली बिन रबी ने अली तकीन के सिपे सालार अबुल हसन की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अबुल हसन, तूने जानबूझकर मेरे और अब्दुल रज़ाक के अहले खाना के साथ जुल्म और जबर किया था। हम दोनों के बाप किसी साजिश, किसी बगावत में मुलव्विस ना थे, लेकिन तुमने मक्कारी और फरेब से काम लेते हुए अली तकीन को हमारे खानदानों के खिलाफ भड़काया। तुम्हें खतरा यह था कि आने वाले दौर में तुम अली तकीन के सिपे सालार नहीं बन सकोगे।
लोगों का रुझान क्योंकि मेरी तरफ था और अब्दुल रज़ाक आंखें बंद करके मेरा साथ देता था, इस बिना पर तुमने दोनों खानदानों पर इल्ज़ाम आयद किया। अली तकीन ने आंखें बंद करके तुम्हारे उस इल्ज़ाम को इसलिए तस्लीम कर लिया कि तुम उसके रिश्तेदार हो। देखो, हम दोनों के अहले खाना का तो काम तमाम हो चुका, लेकिन चूंकि तुम और समरकंद का हुक्मरान अली तकीन दोनों इस गुनाह में बराबर के मुलव्विस हो, लिहाजा तुम्हें उसकी सजा भी भयानक मिलेगी। उस मौके पर अली तकीन का बेटा फैरोज अल्तमश बोला और खा जाने वाले अंदाज में अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगा, अली बिन रबी, क्या तू अपनी हदूद से बढ़कर गुफ्तगू नहीं कर रहा? अगर तूने यहाँ मेरे भाई और अबुल हसन का खात्मा किया तो मेरा बाप जो समरकंद का हुक्मरान है वो तुम्हें यहाँ से सलामती के साथ भाग जाने का मौका ना देगा। वो तो तेरा हुलकुम काट कर तेरा खून पी जाएगा। लिहाजा तेरी बेहतरी और तेरी भलाई इसी में है कि हम तीनों को जाने दो। अगर तूने हमारे खिलाफ किसी किस्म की कोई इंतकामी कार्रवाई करने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारा अंजाम। फैरोज अल्तमश इसी कदर ही कहने पाया था कि अली बिन रबी का चेहरा, जो उस वक्त तक गुस्से में आग की तरह तप गया था, उसने दो ऐसे घोंसे फैरोज अल्तमश को मारे कि फैरोज फिजा में उछलता हुआ पीछे जा गिरा था। फैरोज की हालत देखते हुए अबुल हसन और फैरोज का भाई मंसूर दोनों पीले होकर रह गए थे। फैरोज जब जमीन पर गिरा तब अली बिन रबी आगे बढ़ा, बाजू से उसे पकड़कर उठाया, फिर उसके मुंह पर एक और तमाचा मारते हुए कहने लगा, जो अल्फाज तुमने इससे पहले कहे हैं वो फिर दोहराओ ताकि मैं जानूं तुम में वो अल्फाज दोहराने की हिम्मत और सकत है। फैरोज अल्तमश कुछ ना बोला, बहरहाल सर झुकाकर आगे खड़ा हो गया था। यहां तक कि अली बिन रबी ने अली तकीन के सिपह सालार अबुल हसन की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अबुल हसन, हमारे अहले खाना का खात्मा करने में सबसे पहले मोहरे तुम हो, उसके बाद अली तकीन के दोनों बेटे। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी ने अब्दुल रज़ाक की तरफ देखते हुए उसको इशारा किया। फिर अब्दुल रज़ाक अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, छोटे सालारों को उसने साथ लिया और एक तरफ ले जाके उसने अबुल हसन, फैरोज, मंसूर का खात्मा कर दिया था। उस मौके पर एक लश्करी भागता हुआ उस जगह आया जहां अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक अपने साथियों के साथ खड़े थे और उसने उन पर यह इंकशाफ किया कि अल्तून ताश जंग में जख्मी हुआ है, वो आप दोनों को बुला रहा है। यह खबर सुनते ही अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक दोनों एक तरह से भागते हुए उस लश्करी के साथ हो लिए थे। जहां वो लश्करी रुका वो दोनों भी रुक गए। उस जगह दूसरे दो सालारों सुलेमान बिन यूसुफ और अली खिशावंद के अलावा कुछ छोटे सालार और लश्करी भी जमा थे। उनके बीच में जमीन पर अल्तून ताश बेसुध पड़ा था, लिबास उसका खून से तर था। अली बिन रबी ने देखा उस पर काफी नकाहत तारी हो चुकी थी। अली बिन रबी उसके पास बैठ गया, दूसरी तरफ अब्दुल रज़ाक हो बैठा था। अली बिन रबी ने अल्तून ताश के सर और चेहरे पर हाथ फेरा और कहने लगा, अमीर अल्तून ताश, आंखें खोलो, मैं आपके पास अली बिन रबी बैठा हूं। उस मौके पर बड़ी मुश्किल से अल्तून ताश ने आंखें खोली। अपने पास अली बिन रबी को देखते हुए हल्का सा तबस्सुम उसके चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर वो मध्यम सी आवाज में अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अली बिन रबी, तुम्हारी हैसियत मेरे बेटे की सी है। देख, मेरी जिंदगी की दास्तान गम खत्म होने के दर पे है। शुक्र है हमने अली तकीन के उन हैवानी मकासिद, ख्वाहिशों की गंदगी को उसकी रूह की जिल्लत में तब्दील कर दिया जो वो हम पर मुसलत करना चाहता था। समरकंद के हुक्मरान अली तकीन को हमारे हाथों शिकस्त की सूरत में उसके नंगो आर का सिला और उसके गुनाहों का फल उसको मिल गया है। फिर सुन बच्चे, यहां तक कहते कहते अल्तून ताश रुक गया, दो एक बार लंबा सांस लिया, फिर दोबारा बड़ी मुश्किल से मध्यम सी आवाज में वो अली बिन रबी को मुखातिब करते हुए कह रहा था, अली बिन रबी, बर्फ से ढकी इन वादियों और इस सर्दी के बर्फानी जंगल में अब कभी मैं शफक को नीलगू आसमान से मिलते ना देख सकूंगा। सेब के दरख्तों में फूल आने में अभी वक्त है, उन्हें देखना मेरे मुकद्दर में नहीं। सूरज की शुआओं से रंगीन होते बादल भी इन सरजमीनों पर परवाज करेंगे, लेकिन मेरी आंखें ना देख पाएंगी। शबनम की बूंदों को जमीन की गिजा बनते ना देख पाऊंगा, किरणों को शाम की सीढ़ियां उतरते ना देख सकूंगा, इसलिए कि कोमल चांदनी से हाथ मेरी जिंदगी की आखिरी किंदील गुल करने को बढ़ रहे हैं। आवाजें लहू में दौड़ने लगी हैं, फूल की पत्ती पत्ती बिखरने को है। यहां तक कहने के बाद अल्तून ताश फिर खामोश हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी हिम्मत को बहाल किया। पहले से ज्यादा नहीफ आवाज में कहने लगा, मैं अब किसी संगे मील का मुसाफिर नहीं हूं। दिल के दरवाजों पर कज़ा की दस्तक जमने लगी हैं। आखिरी वक्त की मुतलाशी आंखें किस्मत की जंजीरों को टूटते हुए देख रही हैं। मेरे कतबाए दिल पर चमन की आखिरी दास्तानें रकम होने लगी हैं। इजहार की बंदिश, कड़ी आवाज़ें रूह और जिस्म की कैद से आज़ाद होने लगी हैं। यहाँ तक कहते कहते अचानक अल्तून ताश खामोश हो गया। फिर वो ऐसी आवाज़ों में कुछ कह रहा था जिसे ना सुना जा सकता था ना समझा जा सकता था।
थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया था। अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक जो उसके पास बैठे हुए थे, उनकी आंखों में नमी उतर आई थी। अली बिन रबी झुका, अल्तून ताश की पेशानी पर एक बोसा दिया। उसके बाद वो रोती आवाज दुख भरे अंदाज में कह रहा था, अल्तून ताश, तुम हमारे मोहतरम सालार और हमारे रहबर थे। वक्त के मंझधार में, तगय्युर की रसदगाह में, तारीख की रफ्तार में तुम हमारे लिए अनोखी हयात की मशल, जज्बों की हरारत, अखुवत की मिठास थे। बेसंग मील रास्तों पर हमारे लिए हौसलों के अमीन थे। दुश्मन के लिए धूप, आग की नादीदा पटवन, बरहना मिट्टी की बंजर प्यास और दर्द लम्हों की कराहों जैसे थे। जबकि अपनों के लिए हिम्मत का इस्तिआरा, जुगनुओं की सी फौजमंदी और जमालियाती शऊर थे। यहाँ तक कहते कहते अली बिन रबी की आवाज़ डूब गई, इसलिए कि उसकी आंखों में आंसू टपक पड़े थे। यही हाल अब्दुल रज़ाक का भी था। उन दोनों की हालत देखते हुए पास खड़े सालार और लश्करी भी आपदीदा होकर रह गए थे। दूसरी तरफ समरकंद के हुक्मरान अली तकीन ने शिकस्त उठाने के बाद बिल्कुल समरकंद के दरवाजे के पास जाके अपने लश्कर का पड़ाव कर लिया था। शहर के अंदर जो हिफाजती लश्कर था वो भी उसने बाहर बुला लिया था, ताकि अगर सुल्तान मसूद गजनवी का लश्कर फिर उस पर हमलावर हो तो वो अपना दिफा कर सके। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि समरकंद के हुक्मरान अली तकीन के साथ लड़ाई करते हुए किसी को खबर ना हुई थी कि अली तकीन ने अपने लश्कर का एक दस्ता घात में बिठा रखा है। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जिस जगह ये लड़ाई हुई उस मैदान की एक तरफ बहुत बड़ी नदी बह रही थी और दूसरी तरफ कोहिस्तानी सिलसिला था। जब लड़ाई शुरू हुई तो सुल्तान के लश्कर पर अली तकीन के लश्कर के एक दस्ते ने पीछे से हमला किया। मुअर्रिखीन लिखते हैं ये दस्ता कमीनगाह में छुपा हुआ था। उस हमले में गजनी लश्कर के कई लश्करी मारे गए, यहाँ तक कि अल्तून ताश के जिस्म पर भी एक जख्म लगा। इत्तेफाक से ये जख्म जिस्म के एक ऐसे हिस्से पर लगा जहाँ पहले भी जख्म था। ये जख्म उस वक्त आया था जब अल्तून ताश सुल्तान महमूद गजनवी के साथ हिंदुस्तान में मारका आराई कर रहा था। वहाँ एक पत्थर उसके सर पर आके लगा था, अब वहीं दूसरा जख्म आया था। मुअर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि जंग के दौरान अल्तून ताश ने अपने जख्म को अपने साथियों से छुपाए रखा और मैदान जंग में बड़ी साबित कदमी से डटा रहा। ऐसा उसने इसलिए किया था कि उसे फतह नसीब हो जाए और उसके जख्मी होने का सुनकर उसके लश्कर में बददिली और परेशानी ना फैले। मरने से पहले उसने अली बिन रबी से कह दिया था कि वो अपनी सवाबदीद के मुताबिक जिस तरह चाहे समरकंद के हुक्मरान से मामलात तय करे। उस मौके पर अली बिन रबी ने यह भी देखा कि अल्तून ताश के मरने के बाद उसके लश्कर में एक तरह की बददिली जरूर फैली थी। दूसरी तरफ अली तकीन हाकिम समरकंद ने बिल्कुल समरकंद की फसील के पास जाके पड़ाव कर लिया था। शहर के अंदर महफूज लश्कर था, उसे भी बाहर बुला लिया था। वहीं उसे यह खबर मिली कि जिस वक्त उसने शिकस्त कबूल की थी उसके दोनों बेटों और उसके सिपे सालार को गिरफ्तार कर लिया गया था और तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह खबर सुनकर अली तकीन पर एक तरह का लर्जा और खौफ तारी हो गया था। जो मुखबिर यह खबर लेकर आया था कुछ देर तक उससे कुछ ना पूछ सका, सख्ते के आलम में खड़ा रहा, यहाँ तक कि वो संभला और मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, पहले ये बताओ मेरे दोनों बेटों और सिपह सालार अबुल हसन को गिरफ्तार किसने किया? इस पर वो मुखबिर बोला और कहने लगा, उन तीनों को गिरफ्तार अली बिन रबी और अब्दुल रज़ाक ने एक हिसार बनाकर किया। तीनों को गिरफ्तार करने के बाद अली बिन रबी के हुक्म पर उन तीनों को मौत के घाट उतार दिया गया। उस मौके पर वो मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहने लगा, मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि इस जंग में सुल्तान मसूद का सिपह सालार अल्तून ताश बुरी तरह जख्मी हुआ था। अब वो इस दुनिया से कूच कर चुका है। यह खबर सुनकर अली तकीन चौंका और मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगा, अगर अल्तून ताश मर चुका है तो फिर उसकी गैर मौजूदगी में लश्कर का सिपह सालार कौन है? जवाब में वो मुखबिर बोला और कहने लगा, इस वक्त सुल्तान मसूद के लश्कर का सिपह सालार अली बिन रबी है और आप जानते हैं वो एक इंतहा दर्जे का खौफनाक तेगजन है और हर्ब व ज़र्ब के मामले में अपना जवाब नहीं रखता। उस मौके पर थोड़ी देर तक अली तकीन गहरी सोचों में डूबा रहा, कोई फैसला करता रहा। फिर जो सालार उसके पास बचे थे उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम क्या मशवरा देते हो? क्या हमें एक बार फिर सुल्तान मसूद के लश्कर से टकराना चाहिए क्योंकि अल्तून ताश मर चुका है? उस मौके पर अली तकीन का एक सालार बोला और मुखातिब करके कहने लगा, अगर हमने सुल्तान मसूद के लश्कर पर हमलावर होने की कोशिश की तो यह हिमाकत और खुद सोजी होगी। अल्तून ताश के बाद अगर लश्कर की कमान अली बिन रबी के हाथ में है तो आप जानते हैं अली बिन रबी कैसा कमानदार, कैसा सालार और कैसा तेगजन है। उसकी तेगजनी की वजह से तो समरकंद के लोग उसे समरकंद का साहिर कहकर पुकारा करते थे। अब अगर दोबारा हम उससे टकराते हैं तो अली बिन रबी आपके दोनों बेटों को और सालार को ख़त्म करके अपने और अब्दुल रज़ाक के अहले खाना का इंतकाम तो ले चुका है।
लेकिन उस जंग में चूंकि अल्तून ताश मारा गया है, लिहाजा वो बड़ी गजबनाकी में जंग करेगा और अल्तून ताश का इंतकाम हमसे लेने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हुआ तो याद रखिएगा, अली बिन रबी ताकत और कुव्वत के बलबूते पर हमें शिकस्त देने के बाद समरकंद शहर में भी दाखिल हो सकता है, और अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तो फिर जिस के साथ उसकी दुश्मनी है, जिसमें आप भी शामिल हैं, उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अली तकीन ने अपने उस सालार की उस गुफ्तगू को पसंद किया था। चुनाचे दोनों लश्करों के दरमियान गुफ्तो शुनीद का सिलसिला शुरू हुआ ताकि सुलह कर ली जाए। आखिर सुलह का मामला इस शर्त पर तय हो गया कि अली तकीन के दो बड़े शहरों समरकंद और बुखारा में से एक शहर सुल्तान के हवाले किया जाए। चुनाचे फैसला हुआ कि बुखारा सुल्तान मसूद गजनवी की ममलुकत में शामिल कर लिया जाए और समरकंद अली तकीन के पास रहे और उसके आस पास का इलाका भी अली तकीन के कब्जे में ही रहने दिया जाए। मुअर्रखीन लिखते हैं, अली तकीन ने सब कुछ कबूल कर लिया। सुलह के दूसरे दिन समरकंद शहर में दाखिल हो गया। चुनाचे अली बिन रबी भी अपने लश्कर के साथ गजनी की तरफ रवाना हो गया था। जिस रोज समरकंद की मुहिम से रात के वक्त अली बिन रबी लौटा, उससे अगले रोज सुबह ही सुबह राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई खाने का तश्त उठाए अली बिन रबी की हवेली में दाखिल हुए। उस रोज राहिल इंतहाई कीमती और भड़कीले लिबास में मलबूस थी और बरको शरर की लहरों, रक्स करती खुशबू और मचलती गुनगुनाती मौजों की तरह उस कमरे में दाखिल हुई थी जिस कमरे में अली बिन रबी बैठा हुआ था। राहिल के पीछे पीछे उसका भाई रुबैल भी था। राहिल की हालत से लगता था जैसे उसके जिस्म की सारी सरशारी और उम्र भर की अनगिनत निहा खुशियां उसके दिल की गहराइयों से निकलकर लबों की मुस्कुराहट में घुल गई हों और नजरों की बसारतों में समा गई हों। वो लहराती हुई खाने का तश्त उठाए अली बिन रबी के पास आई, तश्त उसके सामने रखा। उसके पीछे पीछे रुबैल पानी का आबखोरा और गिलास उठाए हुए था। अली बिन रबी ने पहले तश्त में रखे खाने की अशिया का जायजा लिया, फिर आबखोरे और गिलास को देखा। उसके बाद उसकी निगाहें अपने सामने खड़ी राहिल और रुबैल पर जम गई थी। फिर वो शिकवों भरी आवाज में कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई अच्छा नहीं कर रहे। मेरे लिए तुम दोनों खाना इस तरह लाते हो जैसे मैं किसी इलाके का हुक्मरान हूं। राहिल, खसूसियत के साथ मैं तुमसे कहूंगा कि मैं खाना तैयार कर सकता हूं। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि ये जहमत ना उठाया करो और फिर मेरे हाथ पांव टूटे हुए नहीं हैं। मैं यहां तक कहते कहते अली बिन रबी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए राहिल बोली और कहने लगी, आप हमारे लिए किसी हुक्मरान से कम नहीं हैं, इसलिए कि हमारे माँ बाप आपकी इसी तरह इज्जत किया करते थे। अल्लाह ना करे आपके हाथ पांव टूटे। दरअसल मैं और मेरा भाई रुबैल इस तरह आपकी खिदमत करते हुए सुकून और खुशी महसूस करते हैं, और मेरे ख्याल में आप हमें ऐसा करने से ना रोकेंगे ना ही मना करेंगे। यहां तक कहने के बाद राहिल जब खामोश हुई तब गौर से उसकी तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, ये जो तुम तश्त पर रखकर खाना लाई हो, ये क्या एक आदमी का खाना है? मैंने इससे पहले इतना खाना कभी खाया ही नहीं। राहिल मुस्कुरा दी और कहने लगी, रुबैल कह रहा था आज हम दोनों बहन भाई भी आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे, इसलिए सारा खाना हम यहाँ लेकर आ गए हैं। अली बिन रबी के कहने पर वो दोनों बहन भाई बैठ गए। तीनों ने मिलकर खाना खाया। फिर राहिल और रुबैल खाने के बर्तन ले गए थे। खाने के बाद अली बिन रबी हाथ धोने के बाद दीवान खाने में आके बैठा ही था कि दीवान में एक शख्स दाखिल हुआ। वो शख्स राहिल और रुबैल का मामू अवीलम था। दीवान खाने के दरवाजे पर खड़े होकर वो बोला और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मैं राहिल और रुबैल का मामू हूं और एक इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं गुज़िश्ता कई दिनों से आया हुआ हूं। मैंने अपनी आमद का जिक्र राहिल और रुबैल से नहीं किया, ना ही उनके घर ठहरा हुआ हूं। मैं गजनी में अपने एक जानने वाले के पास कयाम रखता हूं। मैं एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के बाद शायद आज ही वापस चला जाऊंगा। अमीर, आप जानते होंगे कि मैं राहिल और रुबैल का मामू हूं। मेरा नाम अवीलम है। इससे पहले मैं यहाँ आ चुका हूं और आज मैं आपके साथ इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इसमें राजदारी बरतेंगे। अवीलम के उन अल्फाज के जवाब में अली बिन रबी ने बड़े जुस्तजू भरे अंदाज में और एक तरह से हैरत से उसकी तरफ देखा था। फिर चुभते हुए लहजे में कहने लगा, तुम किस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हो, जिसकी राजदारी भी रखना चाहते हो, और राजदारी भी किससे चाहते हो? अवीलम बोला और कहने लगा, अमीर, मैं चाहता हूं मेरी भांजी राहिल का रिश्ता मेरे बेटे के साथ तय हो जाए, इसलिए कि राहिल और रुबैल दोनों अपने माँ बाप के मरने के बाद अकेले रह गए हैं।
मैं, मेरी माँ और मेरी बीवी और मेरे बच्चे हम वक्त उनके मुतालिक फिक्रमंद रहते हैं। और यहाँ तक कहते कहते अविलम को रुक जाना पड़ा। उसकी बात काटते हुए अली बिन रबी बोल उठा और कहने लगा, इस सिलसिले में तुम्हें राजदारी रखने की क्या ज़रूरत है? राहील तुम्हारी भांजी और रुबैल तुम्हारा भांजा है। मैं समझता हूँ तुम्हें उनसे बराह रास्त गुफ्तगू करनी चाहिए। तुम रुको, मैं उन दोनों को यहाँ बुलाता हूँ। इससे पहले भी तुम इस मौजू पर गुफ्तगू कर चुके हो और शायद राहील इस रिश्ते से इनकार कर चुकी है, लेकिन रुको, मैं उन्हें बुलाता हूँ ताकि तुम्हें बार बार आने की जहमत ना उठानी पड़े, ये मसला हल हो जाए। अली बिन रबी के उन अल्फाज पर अविलम चौंका था, अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं जाता हूं, आप उन्हें यहां ना बुलाएं, इस तरह मेरी बेइज्जती हो जाएगी। अविलम वहां से हटने लगा तो आवाज देकर अली बिन रबी ने उसे रोका। जब वो नहीं रुका तब अली बिन रबी चीखने के अंदाज में बोला और रुकने के लिए कहा, लेकिन अविलम सदर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो सदर दरवाजे के करीब ही गया था कि सदर दरवाजे पर अचानक भागते हुए राहील और रुबैल दोनों बहन भाई नमूदार हुए थे। सदर दरवाजे पर अपनी भांजी और भांजे को देखकर अविलम ठिठक गया था। उसे वहां देखते हुए राहील और रुबैल भी हैरतज़दा थे। इतनी देर तक दीवान खाने के अंदर से अली बिन रबी निकल आया था। आगे बढ़कर उसने अविलम का बाजू पकड़ लिया और दीवान खाने की तरफ जाने लगा। साथ ही उसने मुड़कर राहील और रुबैल की तरफ देखा और उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, तुम दोनों बहन भाई भी मेरे साथ आओ। राहील और रुबैल दोनों बहन भाई बड़े परेशान थे, चुपचाप अली बिन रबी के पीछे हो लिए थे। यहां तक कि दीवान खाने में दाखिल हुए। जब नशिस्तों पर बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज अली बिन रबी ने किया और बारी बारी पहले उसने राहील और रुबैल की तरफ देखा। उसके साथ राहील को मुखातिब करके कहने लगा, ये तुम्हारा मामू अविलम है, ये तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए आया है। ये अपने किसी जानने वाले के यहाँ गजनी में ठहरा हुआ है। आप लोगों से मिलना नहीं चाहता था। मेरे पास इसलिए आया कि मैं तुमसे इसके बेटे के साथ शादी करने के मुतालिक गुफ्तगू करूं। इसने मुझे कहा था कि मामला राजदारी में रखना चाहिए, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। राहील और रुबैल, मैं तुमसे कोई चीज़ छुपाना नहीं चाहता। ये चाहता है कि तुम्हारा रिश्ता इसके बेटे के साथ हो जाए, और ये मुझसे ये चाहता था कि मैं तुम्हें इस रिश्ते पर आमादा करूं। अब तुम क्या चाहती हो? ये अल्फाज सुनकर राहील का चेहरा गुस्से और बेजारी में सुर्ख हो गया था। उसने खा जाने वाली निगाह अपने मामू पर डाली, फिर उसे मुखातिब नहीं किया। अली बिन रबी की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, मैं एक बार पहले ही इस रिश्ते से इनकार कर चुकी हूं, फिर इन्हें आने की क्या जरूरत थी? फिर ये आपसे क्यों इस रिश्ते के लिए सिफारिश कराना चाहते हैं? जब ये रिश्ता मैं कबूल ही नहीं करती, इनकार कर चुकी हूं तो फिर। यहां तक कहते कहते राहील को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि अली बिन रबी बीच में बोल उठा और राहील के मामू अविलम की तरफ देखते हुए कहने लगा, अविलम, जो कुछ राहील ने कहा है तुमने भी सुन लिया है, मैंने भी सुना, राहील का भाई रुबैल भी सुन चुका है। आइंदा अगर तुमने इस रिश्ते से मुताल्लिक गुफ्तगू की तो मैं समझता हूं तुम नुकसान उठाने वाले होगे। एक और बात सुन लो, इस रिश्ते पर अगर किसी मौके पर राहील या रुबैल को किसी किस्म का कोई नुकसान या कोई गजन पहुंचा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे और तुम्हें उसका खासा बड़ा नुकसान उठाना होगा। यहां तक कहने के बाद अली बिन रबी रुका। उसके बाद वो फिर राहील के मामू अविलम को मुखातिब करके कहने लगा, अविलम, अब तुम इस मौजू पर गुफ्तगू मत करना, अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। ज्यादा देर गजनी में कयाम ना करना, ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। अविलम चुपचाप उठा और वहां से निकल गया था। उसके जाने के बाद कुछ देर तक खामोशी रही, यहां तक कि रुबैल ने गहरी निगाह अली बिन रबी पर डाली, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, मैं कई दिन से इरादा कर रहा था कि एक मौजू पर गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। अमीर, आप जानते हैं हम दोनों बहन भाई के माँ बाप नहीं रहे, हमारे साथ हमारा कोई करीबी बड़ा अजीज भी नहीं है जो इस मौजू पर गुफ्तगू करता। राहील मेरी अजीज तरीन बहन है, एक ऐसी बहन जिसके बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। मैं इसके मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रुबैल के उन अल्फाज पर राहील की गर्दन झुक गई थी। अली बिन रबी ने बारी बारी दोनों पर गहरी निगाह डाली, फिर कहने लगा, अगर तुम अपनी और राहील की हिफाजत के मुतालिक गुफ्तगू करना चाहते हो तो रुबैल मेरे भाई, बिल्कुल मुतमईन रहो, कोई तुम्हारी तरफ मैली आंख से भी नहीं देख सकता। अली बिन रबी उस मौजू पर मजीद कुछ कहना चाहता था कि रुबैल उसकी बात काट कर कहने लगा, अमीर, ये बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आपके होते हुए हम बिल्कुल महफूज हैं और कोई हमें जक नहीं पहुंचा सकता। आप हमारी हिफाजत का खूब सामान करते हैं, लेकिन मैं खसूसियत के साथ राहील के मुतालिक आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। कैसी गुफ्तगू?
रुबैल ने उस मौके पर गहरी निगाह अपने करीब बैठी राहिल पर डाली। अपनी बहन को उस हालत में देखते हुए हल्का सा तबस्सुम उसके चेहरे पर नमूदार हुआ था। फिर वो अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, बात यह है, आप जानते हैं बहन के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन हर रिश्ते के लिए बहन ने इनकार कर दिया। इसकी ये एक खास वजह है। कैसी वजह? गौर से रुबैल की तरफ देखते हुए अली बिन रबी ने पूछ लिया था। रुबैल फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अमीर, बहन इस वक्त आपके सामने बैठी हुई है। असल बात यह है कि राहिल आपको पसंद करती है। वो चाहती है कि आपकी जिंदगी की साथी बने। इस बिना पर वो हर रिश्ते से इनकार कर देती है। किसी रिश्ते को कोई अहमियत नहीं देती। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार आप पर करे। चुनांचे ये काम मुझे करना पड़ा। माँ बाप होते तो यकीनन इस मौजू पर वही आपसे बात करते। रुबैल के उन अल्फाज पर कुछ देर तक अली बिन रबी मुस्कुराता रहा। फिर अपने सामने बैठी राहिल की तरफ देखा और कहने लगा, राहिल, आंखें खोलो और ऊपर देखो। किसी फर्माबरदार बच्चे की तरह राहिल ने अपना सर ऊपर किया, निगाहें फिर भी झुकाए रखी। अली बिन रबी ने फिर उसे मुखातिब किया, नीचे नहीं, मेरी तरफ देखो। राहिल ने अपनी निगाहें शर्माते हुए अली बिन रबी के चेहरे पर गाड़ दी। यहां तक कि अली बिन रबी ने उसे मुखातिब किया, राहिल, जो कुछ रुबैल ने कहा है क्या ये हकीकत है? राहिल मुंह से कुछ ना बोली, इस बात में गर्दन हिलाई। फिर जुबान से भी कुछ कहना चाहती थी कि उस मौके पर हवेली के सदर दरवाजे पर दस्तक हुई थी। अली बिन रबी अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा, तुम दोनों बैठो, मैं देखता हूं कौन है। अली बिन रबी दीवान खाने से निकलना ही चाहता था कि एकदम रुबैल अपनी जगह से उठा। अली बिन रबी का बाजू उसने पकड़ लिया, बैठने के लिए कहा, फिर खुद भागता हुआ बाहर निकल गया था। जब उसने हवेली का सदर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर सामयारिस और उसकी बीवी उम्मे गमीम दोनों इकट्ठे खड़े थे। दोनों मियाँ बीवी अंदर आए। दरवाजा बंद करके रुबैल भी उनके साथ हो लिया। सामयारिस, उम्मे गमीम दोनों दीवान खाने में दाखिल हुए। राहिल को वहां देखकर सामयारिस मुस्कुराया और कहने लगा, यह भी अच्छा हुआ कि राहिल और रुबैल दोनों बहन भाई यहाँ हैं। इस पर अली बिन रबी बोला और कहने लगा, इनका मामू अविलम आया हुआ था, एक बार फिर राहिल का रिश्ता मांग रहा था। दोनों बहन भाई के पास नहीं गया, सीधा मेरे पास आया था। मैंने इन दोनों को बुला लिया, इनकी मर्जी पूछी। राहिल ने रिश्ते से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो चला गया। आप बैठे, खैरियत तो है? सामयारिस और उम्मे गमीम दोनों अली बिन रबी के सामने बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज सामयारिस ने किया था। अमीर, हम भी एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। अमीर, हमारी बेटी मारा जवान हो चुकी है, उम्र में राहिल से काफी बड़ी है। हम चाहते हैं उसका रिश्ता आपके साथी अब्दुल रज़ाक से हो जाए। हमारी ये ख्वाहिश है कि इस मौजू पर आप खुद अब्दुल रज़ाक से बात करें। अगर वो इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। सामयारिस के अल्फाज सुनकर अली बिन रबी मुस्कुराया, फिर कहने लगा, लगता है आज रिश्ते तय करने का दिन है। बहरहाल आप बेफिक्र रहें। मारा एक खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत की मालिक है और मुझे उम्मीद है कि अब्दुल रज़ाक रिश्ते के लिए तैयार हो जाएगा। आप मुतमईन रहें, मैं भी थोड़ी देर तक उससे बात करता हूं और फिर उसके नतीजे से आपको आगाह करता हूं। आप चारों यहां बैठे, मैं थोड़ी देर तक आता हूं। उसके साथ ही अली बिन रबी बाहर निकल गया। अब्दुल रज़ाक की हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाजा अब्दुल रज़ाक ने खोला। अब्दुल रज़ाक ने गहरी निगाह अली बिन रबी पर डाली, फिर कहने लगा, अली बिन रबी मेरे भाई, आज तुम्हारा चेहरा खिला हुआ लगता है, कोई अच्छी खबर है क्या? जवाब में अली बिन रबी ने अब्दुल रज़ाक का हाथ पकड़ा और दीवान खाने की तरफ हो लिया। दोनों आमने सामने बैठ गए। फिर जिस ख्वाहिश का इजहार सामयारिस ने किया था वो उसने अब्दुल रज़ाक के सामने पेश की। उसके बाद बोला और कहने लगा, अब्दुल रज़ाक, मैं समझता हूँ तुम्हारी खुशकिस्मती है कि सामयारिस अपनी बेटी मारा का रिश्ता पेश कर रहा है। मारा को तुमने भी देख रखा है, आला शख्सियत की मालिक है। देखो, फैसला अब्दुल रज़ाक तुम पर है। तुम उम्र में मुझसे बड़े हो, मेरे भाई हो, लिहाजा छोटे भाई की हैसियत से मैं अपना फैसला तुम पर मुसल्लत नहीं कर सकता। जवाब में अब्दुल रज़ाक मुस्कुराया और कहने लगा, मनसब के लिहाज से मेरे भाई तुम बड़े हो, लिहाजा अपना फैसला मुसल्लत कर सकते हो। बहरहाल अगर सामयारिस और उसकी बीवी मुझे इस काबिल समझते हैं कि वो अपनी बेटी मारा का रिश्ता मुझसे तय करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है। मैं इस रिश्ते को कबूल करता हूँ। अब्दुल रज़ाक के ये अल्फाज सुनकर अली बिन रबी भी खुश हो गया था। फिर अपनी जगह से उठा और अब्दुल रज़ाक को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे भाई, सामयारिस और उम्मे गमीम दोनों मियाँ बीवी इस वक्त मेरी हवेली में बैठे हुए हैं। उन्हें वहां बिठाकर तेरी तरफ आया था। मैं वापस जाता हूं और उनको आगाह करता हूं। इस पर अली बिन रबी उठ खड़ा हुआ। उसकी तरफ देखते हुए अब्दुल रज़ाक भी खड़ा हो गया।
अब्दुल-रज़ाक सदर दरवाजे पर आया। यहाँ तक कि अली बिन रबी अपनी हवेली में दाखिल हुआ। दीवान खाने में उसी तरह सामियारिस, राहील और रुबैल बैठे हुए थे। यहाँ तक कि अली बिन रबी दीवान खाने में दाखिल हुआ और मुस्कुराते हुए सामियारिस की तरफ देखते हुए कहने लगा, आप दोनों मियाँ बीवी को मुबारक हो। अब्दुल-रज़ाक ये रिश्ता बाखुशी कबूल करता है। ये जवाब सुनकर सामियारिस और उम्मे गमीम बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। राहील और रुबैल दोनों बहन भाई भी खुश हो रहे थे। उस मौके पर सामियारिस या उम्मे गमीम में से कोई अपने रद्द अमल का इजहार करना ही चाहता था। एक बार फिर सदर दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी थी। इस पर रुबैल उठा, भागता हुआ बाहर गया। फिर वो जल्दी में लौटा और अली बिन रबी को मुखातिब करके कहने लगा, बाहर कोई मुसल्ला जवान खड़ा है, वो सुल्तान की तरफ से आया है, सुल्तान ने आपको तलब किया है। ये अल्फाज सुनकर सामियारिस, उसकी बीवी उम्मे गमीम खड़े हो गए थे। कहने लगे, अगर सुल्तान ने आपको बुलाया है तो हम जाते हैं। राहील और रुबैल भी खड़े हो गए थे। सब सदर दरवाजे पर आए। फिर रुबैल की तरफ देखते हुए अली बिन रबी कहने लगा, रुबैल, मैं सुल्तान की तरफ जाता हूं, तुम हवेली का सदर दरवाजा बंद कर देना। जरूर सुल्तान ने किसी अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए बुलाया होगा, मैं देखता हूं क्या मामला है। उसके साथ ही वो आगे बढ़ गया था, जबकि रुबैल और राहील दोनों बहन भाई हवेली का सदर दरवाजा बंद करने के बाद अपनी हवेली की तरफ चले गए थे।